So, hello everyone, good evening to all of you and welcome you all on your favorite channel New Light News. This is your host and दोस्त कोमल गुप्ता और मैं लाई हूँ आपके लिए आज के FST पेपर का डिस्कशन। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का स्लोगन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे पेपर में आपको किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन मिले हैं। पूरा पेपर बैलेंस्ड है और हर टॉपिक से क्वेश्चन रखे गए हैं। जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज वाले पेपर में वहां से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। जैसे कि आपको 66, 67 नंबर क्वेश्चन अमीन से मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन नंबर 51, अल्कोहल से 52, 53, 56, 57 चार क्वेश्चन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एक क्वेश्चन 54। जीओसी का क्वेश्चन एक आएगा 55 नंबर, बायोमोलिक्यूल 58 एक क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से दो क्वेश्चन बेटा जी 59 एंड 63, एल्डिहाइड कीटोन से भी दो क्वेश्चन, हेलो एल्केन से तीन क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से आयनिक और केमिकल मिला के तीन क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट दो क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से भी दो क्वेश्चन, सॉल्यूशन से पूरे चार क्वेश्चन बेटा और सॉल्यूशन में वॉल्यूमेट्रिक पार्ट भी यहाँ पर ऐड है, राइट। इस सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन टर्म भी यहाँ पर है, थर्मोडायनेमिक्स दो क्वेश्चन बेटा जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन, रेडॉक्स 84 नंबर क्वेश्चन, डी ब्लॉक से टोटल तीन क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से दो क्वेश्चन एंड केमिकल बॉन्डिंग से आपके 6 क्वेश्चन है। तो बॉन्डिंग रिलेट करेगी पूरे इनऑर्गेनिक को, कोऑर्डिनेशन से बेटा 4 क्वेश्चन और ई ब्लॉक से 91 क्वेश्चन। तो इस तरह से पूरे आपके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन हर एक चैप्टर का लिया गया है इस FST 58 में। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग का मिक्सचर दिया गया आपके पास। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, एथाइल अमीन, अमोनिया, एथाइल अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर। सबसे पहली बात हम क्लियर कर दें कि डाइथाइल ईथर में आपको किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब बाकी ये बचे हुए जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर चेक करना है कि किनके बीच हाइड्रोजन के साथ कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके बीच मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो जब आप देखेंगे तो अमीन NH2 एंड अमोनिया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखेंगे अल्कोहल, इसका मतलब है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहीं पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहाँ होगा वहां पर आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो भी ज्यादा मिलेगा। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, एथाइल अल्कोहल दिए हुए ऑप्शन में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। यहाँ पर फिर से आपको ढेर सारे अल्कोहल्स दिए गए, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। पहले हम सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम एल्काइल पार्ट बढ़ाते हैं, मतलब कार्बन के नंबर बढ़ाते हैं, एल्काइल्स बढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी कम होती। क्यों? एल्काइल्स कहते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस जैसे जैसे हम साइज ऑफ एल्काइल बढ़ाते, क्योंकि एल्काइल क्या होते हैं, एल्काइल को हम जानते हैं ये होते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर के, पानी से दूर भागेंगे। तो ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर के। अब बेटा जी प्रॉब्लम ये है कि चारों ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बन तो इक्वल है। अब क्या करें? अब हमें देखना है ब्रांचिंग, सरफेस एरिया कहां पर कम हो रहा है। जहां पर सरफेस एरिया कम हो जाएगा वहां पर क्या होगी, जो हाइड्रोफोबिक नेचर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन केस जब हमारे पास कार्बन के नंबर हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो सॉल्युबिलिटी यहां पूछी गई किसकी ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी। भाई सरफेस एरिया कम कर रहे हैं, ब्रांचिंग करके सरफेस एरिया कम कर देंगे जिससे कि हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल दिया गया है, इसका मतलब हो गया इस तरह वाला हमारे पास क्वेश्चन है।
ब्रांच बनाया गया। एन ब्यूटाइल, यहाँ तो ब्रांचिंग है ही नहीं बेटा, चारों कार्बन एक लाइन से जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में भी सिर्फ एक ही ब्रांचिंग है, वो भी फर्स्ट कार्बन पे आ गई। अब यहाँ पर देखें बेटा जी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यस, जब हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा आने वाला है। और इस तरह से स्ट्रक्चर आने का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग, दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर सल्फेट एरिया सबसे कम हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। सिंपली है कि आप सबसे ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी वाटर के केस में। एन ईथर विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बेटा एज इट इज, ये एनसीईआरटी की लाइन दी गई है। और आपको पता है कि इन सभी में जो डाई इथाइल ईथर होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर लर्निंग पोर्शन दिया गया है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। तो डाई इथाइल ईथर आपको लिक्विड मिलेगा आपके रूम टेम्परेचर पे। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन की यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि ये एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते बेटा, द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट टू कन्वर्ट, यहाँ पर कन्वर्जन दिखाया जा रहा है। आपको दिया गया है एसिडिक ग्रुप और RCOOH को रिड्यूस किया जा रहा है क्योंकि अल्कोहल में बदल रहा है RCH2OH। इसका मतलब है सिंपली यहाँ पर आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है, और रिडक्शन है तो कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। अब कहते हैं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ ले सकते हैं, अप्रोप्रिएट होगा। तो बेटा जी यहाँ पर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये बेसिकली हम ब्रिज रिडक्शन में लेते हैं जब हम एल्काइंस को एल्कीन में कन्वर्ट कर रहे होते। यहाँ पर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, और सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ बेटा जी एक बात आपको पता है कि ये सिर्फ CO ग्रुप को रिड्यूस करता है, वो भी सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। और आपने अल्काइल एसिड हैलाइड्स में भी आपने पढ़ा है इसको कि ये सिर्फ CO को तब रिड्यूस करता है जब ये एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो। तो यहाँ पर तो एसिड है, ये CO को रिड्यूस नहीं करने वाला। फिर आते हैं हम बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट पे। यस बेटा दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट, लिखा भी है कि आप यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लोगे तो ये क्या करता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी CO ग्रुप होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है, चाहे एल्डिहाइड का CO हो, कीटोन का हो, एसिड का हो। तो यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पर एक क्लास दिया गया है बेटा जी, यहाँ पर S2PDC, यहाँ पर ये PDC लिया गया है, ये आपने पढ़ा है लिंडलर्स कैटलिस्ट में। और लिंडलर्स कैटलिस्ट भी बेटा हम कहाँ एल्काइंस में यूज करते हैं। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा LAH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। Which one of the following compound will be most readily attracted by an electrophile? इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको सभी में बेंजीन रिंग दिख रही है, और बेंजीन रिंग पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ESR रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब बेटा जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़िया तब होगा जब एक बढ़िया +M या +I ग्रुप लगा हो। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहले में दिया गया है फिनॉल, और फिनॉल में ये दिया गया है फिनॉल OH ग्रुप। दूसरे में दिया गया है टॉलविन, और टॉलविन में तो बेटा +M लग गया, और यहाँ पर भी +M, फिर दिया गया बेंजीन, कोई भी ग्रुप यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, और लास्ट में दिया गया है क्लोरोबेंजीन। अब आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा ESR रिएक्शन बढ़िया देगा, तो आपको पता है कि इन सभी में जो स्ट्रॉन्ग +M है वो है OH ग्रुप का। तो OH ग्रुप सबसे बढ़िया से, ये जो फिनॉल है सबसे बढ़िया से ESR देगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक सबसे बढ़िया तरीके से होगा फिनॉल पे। एक यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O doesn't react with sodium with excess of HI. It gives only one type of alkyl halide, the compound H. यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला है C4H10O, डजंट रिएक्ट विद सोडियम। अच्छा, अब बेटा जी सोडियम से रिएक्ट ना करने का मतलब है कि आपने पढ़ा ये जनरल फार्मूला C4H10O, ये बेटा जी या तो आप आइसोमर में पढ़ा है कि इससे या तो आप अल्कोहल बना सकते हैं या तो आप ईथर बना सकते हैं। अच्छा, ये अगर अल्कोहल रहा होता तो सोडियम से रिएक्ट कर लेता, क्योंकि अल्कोहल एसिडिक होता है, वो बेस के साथ रिएक्ट कर लेता, सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेता, लेकिन कहा गया कि सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ईथर रहा होगा। तो C4H10O हमारा ईथर रहा होगा जिसने एक्सेस ऑफ HI से रिएक्ट किया और गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। कह रहे हैं कि एक ही तरीका का एल्काइल हैलाइड हमें देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा। चलिए, आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं,
तो अगर हमने 4 कार्बन का ईथर लिया तो देखो यहां पर कौन कौन से, 1 ब्यूटाइनॉल है ना, 1 ब्यूटाइनॉल, तो ब्यूटाइन लग गया यहां पर जनरल फॉर्मूला। अब देखते हैं यहां पर ईथर तो है नहीं, अल्कोहल है, एथॉक्सी और बाकी के ईथर। तो पहला तो अल्कोहल है, हो नहीं सकता क्योंकि सोडियम से रिएक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा देखते हैं एथॉक्सी एथाइन। एथॉक्सी एथेन में बेटा जी हमने लिख दिया C2H5O C2H5। अगर हमने यहाँ पर HI से रिएक्ट कराया वो भी एक्सेस में लेके तो क्या बन जाएगा, पहले तो बन जाएगा एक अल्कोहल एथेनॉल C2H5OH और एक बन जाएगा C2H5 आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड। अब एक्सेस में है बेटा जी, इसका मतलब HI फिर से क्या कर लेगा, ये रिएक्ट कर लेगा और कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के आयोडाइड में। तो क्या सेम तरीके के आयोडाइड मिले? यस। तो मुझे लगता है पहला ही वाला ऑप्शन जो हमारे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है हमारा करेक्ट ऑप्शन आ चुका है। कि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि अल्कोहल तो हो नहीं सकता क्योंकि सोडियम से रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक्सेस ऑफ HI के साथ कह रहा है 1 टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड अगर मिले तो यस बेटा मुझे 1 टाइप ऑफ एक ही तरह के एल्काइल हैलाइड यहाँ से मिल रहा है। फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बेटा, कार्बोलिक एसिड इज, आपको पता है कि फिनॉल का एक और नाम है कॉमन नेम व्हिच इज कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिर से स्टेटमेंट, वन लाइनर क्वेश्चन बेटा जी। ऑर्गेनिक एसिड विच विदाउट अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, 4 नाम दिए गए, कहा कि एक ऑर्गेनिक एसिड ऐसा है कि एसिड नाम तो लिखा बट उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होता है। चलो चेक करते बेटा। विनेगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता, CH3COH। एस्कॉर्बिक एसिड एसिडिक ग्रुप पाया जाता, ऑक्सैलिक एसिड COH एंड COH पाया जाता। पिक्रिक एसिड की जब हम बात करेंगे तो बेटा जी आप बताइएगा कि यही पिक्रिक एसिड है क्या, जिसको हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते, TNP भी बोलते, क्या यही आपका पिक्रिक एसिड है? और अगर यही पिक्रिक एसिड है जो एज अ एक्सप्लोजिव हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम नाम में एसिड लिखते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। The major product during hydroboration oxidation of 1-methyl cyclopentene, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम 1-methyl cyclopentene। तो साइक्लोपेंटीन ये और एक पे ही लगा है मेथाइल। बेटा जी यहाँ पर HBO कराया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले HBO में कौन कौन से हम एजेंट ले सकते हैं? HBO में बेटा जी सबसे पहले हमें डाइबोरेन लेना होगा THF मीडियम में, और बेटा जी हमें फिर दोबारा क्या करना होगा, हाइड्रोबोरेशन में बेसिक मीडियम में पेरोक्साइड लेना होगा, है ना। तो ये हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। बेटा बॉन्ड अगर हम तोड़ें तो एंटी मार्कोनिक के हिसाब से जिधर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा हो उधर ही हम OH लगा देते हैं। इसका मतलब बेटा इस कार्बन पर क्या लगने वाला है, OH लगने वाला है। तो देखो जरा बनाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर कि यहाँ CH3 था बेटा जी, और साथ में H इधर लगेगा, OH इधर लगेगा, और एक H पहले से था भाई, 2 हाइड्रोजन थे पहले से। तो ऐसे स्ट्रक्चर देखिएगा कहीं पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक पे CH3 एक पे OH, सिंपली एक पे CH3 और एक पर OH, फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सिंपल था कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिक के हिसाब से आपको एडिशन कराना है वाटर का। एक सेट ऑफ द क्वेश्चन दिया गया जहां पर A से शुरुआत की गई, फिर B बना, B से C बना, और हमारा C दिया गया एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर B बताया गया है कि हियर B इज प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मतलब हो गया जो B है दैट इज CH3CON CH3, एसीटोन है, और इसी एसीटोन के वाइगरस ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल गए हैं, हमें मिल गए हैं CH3COH एसिड हमें मिल रहा है। तो इतनी बात तो ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये A क्या है। अब बेटा जी यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया गया है ना, और सारे अल्कोहल दिए गए, और हमें पता है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन तभी मिलेगा जब 2 डिग्री अल्कोहल हो। जब 2 डिग्री अल्कोहल हो उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलेंगे, 1 डिग्री के ऑक्सीडेशन से मुझे एल्डिहाइड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 डिग्री अल्कोहल ढूंढना। तो बेटा एथाइल अल्कोहल 2 डिग्री नहीं, एन प्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पर AB 1 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री। आइसोप्रोपाइल पे जाएंगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा। ये बेटा जी जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन बनेगा, और कीटोन के ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिल जाएंगे जब हमने वाइगरसली यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया।
डेंसिटी ऑफ दीज हैलाइड्स इज हाईएस्ट फॉर, तो बेटा डेंसिटी यहाँ पर मास पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये भी एनसीईआरटी का एक चार्ट बना है बेटा, तो डेंसिटी यहाँ पर जिसका मास ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हम इक्वल मान के चल रहा है, जिसका मास ज्यादा हो जाएगा उसकी डेंसिटी ज्यादा। एक क्लोरो ग्रुप लगा, 3 लगे बेटा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो ऑफकोर्स 4 क्लोरीन के साथ वाला जो स्ट्रक्चर होगा एक कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन तो कॉमन है यहाँ पर, सभी में एक ही कार्बन है, मेथेन है, और यहाँ पर जितने ज्यादा हम हेलोजन बढ़ाते जाएंगे हमारा मास बढ़ता जाएगा। Which of the following factor doesn't follow SN1 mechanism? बेटा जी SN1 mechanism की बात कर रहे हैं, यूनिमोलिकुलर ऑर्डर 1। तो यहाँ पर देखिए बेटा SN1 के लिए एल्काइल कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा फेवर करता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अच्छा ऊपर क्या दिया गया है, डजन फेवर, कौन फेवर नहीं करता है SN1 को, तो यस 3 डिग्री फेवर करता है, 1 डिग्री फेवर नहीं करता, तो पहला ही वाला ऑप्शन आ गया। फिर भी और देखते, पोलर सॉल्वेंट करता है बेटा, लो कॉन्सेंट्रेशन कौन फेवर नहीं करता, ये करता है बेटा लो कॉन्सेंट्रेशन हम न्यूक्लियोफाइल का लोअर कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं, और टर्सरी तो करता है। इसका मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन जाएगा दैट इज 1, कि पोलर सॉल्वेंट हम लेते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक है, टर्सरी एल्काइल सबसे ज्यादा फेवर करता, 1 डिग्री फेवर नहीं करेगा। डायरेक्ट आयोडोनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल बेटा, कहते हैं बेंजीन का हम ब्रोमिनेशन बड़े आराम से करा सकते हैं, क्लोरीनेशन करा सकते हैं, फ्लोरीनेशन एक्सप्लोजिव है और आयोडोनेशन इतना स्लो है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस रखता है, राइट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि आयोडोनेशन नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि क्या आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं बेटा ये रीजन नहीं। द प्रोडक्ट जो आयोडोफॉर्म बना इज रिड्यूस टू बेंजीन बाई HI, हाँ बेटा जी यहाँ पर क्या होगा, जो HI बनेगा वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा फिर से बेंजीन में, मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन, कि बेंजीन से आयोडोबेंजीन बना और आयोडोबेंजीन से फिर से बेंजीन मिल जा रहा है। तो यही रीजन एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और अगर हमें ये रिएक्शन करवानी ही है तो हम यहाँ पर आयोडिक एसिड लें साथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडिक एसिड लें या नाइट्रिक एसिड लें अगर मुझे आयोडोनेशन करवाना है। तो सेकेंड्स के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोबेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बेटा जी क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है इसके बारे में कह रहा है कि क्लोरीन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यस बेटा जी, ये कैसा होता है, आर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए हम इसको आर्थो पैरा डायरेक्टर बोलते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो आर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा। दूसरा बेटा क्लोरीन एग्जिबिट प्लस एम इफेक्ट। यस बेटा जी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम इसको प्लस एम कंसीडर करते हैं। क्लोरीन इज रिंग डीएक्टिवेटिंग। बेटा जी बिल्कुल ठीक है कि हेलोजेंस के बारे में, सिर्फ क्लोरीन ही नहीं, हम हेलोजेंस के बारे में बोलते हैं कि ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, क्योंकि इनका आई इफेक्ट, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डोमिनेट करती है एज कंपेयर टू प्लस एम इफेक्ट। तो ये कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटर होते हैं। लास्ट अगर हम देखें, क्लोरीन इज मेटा डायरेक्टिंग। नहीं बेटा जी, ये कैसा होता है, आर्थोपैरा होता है। तो फोर्थ वाला है वो नॉट करेक्ट पूछा गया, तो फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट। रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजल्डिहाइड इज कहते हैं कौन सी रिएक्शन है। बेटा जी बेंजल्डिहाइड के साथ अगर हमने रिएक्शन करवाई तो बेंजल्डिहाइड का मतलब हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, और एनिलीन के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो एनिलीन के साथ रिएक्शन का मतलब हो गया कि अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। और बेटा जी ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि ये H2O रिमूव कर देते हैं और कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर CO चला गया बेटा जी, तो CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर बेटा जी आपकी बेंजीन आ जाएगी, जुड़ जाएगी, ये कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, और यहाँ पर साथ में एलिमिनेशन। तो बेटा जी ये हुई NaER टाइप, जितने भी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट बेटा जी, एनिलीन ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स। एनिलीन की जब हमने रिएक्शन करवाई, करा के देख लेते बेटा जी, एनिलीन की जब मैंने रिएक्शन करवाई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO का ट्वाइस NO,
तो कहते हैं यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार होता है जो आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट है बेटा, NHCOCl3। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एन फिनाइल एथेनामाइड, एन फिनाइल एथेनामाइड। अब बेटा जी हम इसको कॉमन नेम में जानते हैं एसीटेनिलाइड, और इसका यूज हम करते हैं जब मुझे प्रोटेक्ट करना हो अमीनो ग्रुप को और मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो और नाइट्रो एनिलीन्स बनाने हो, तो एसीटेनिलाइड इज द आंसर। चलते हैं बेटा 67 पे। एक रिएक्शन यहां लिखी है 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जैसा दिया गया वैसे लिख लेते हैं हम। एनिलीन के साथ 3,4,5 ब्रोमो एनिलीन, ये कुछ दिया गया। कहते हैं इसका डाईएजोटाइजेशन करवाइए। तो सबसे पहले हमने क्या कराया, डाईएजोटाइजेशन करवाया। भाई आप डाईएजोटाइजेशन में HNO2 ले सकते हो, NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। भाई अमीनो ग्रुप क्या हो जाएगा, N2Cl में बदल गया, और बाकी के जो ब्रोमीन है अपनी जगह पे रहेंगे। फिर देखो सेकेंडली कहा गया कि हमने जो कुछ बना, डाइजोनियम जो सॉल्ट बना, उसको हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 के साथ हमने ट्रीट कराया। तुम चाहो तो यहाँ H3PO2 ले सकते हो, यहाँ पर हो सकता है दे दिया जाए एथेनॉल। दोनों का ही वर्क एक है बेटा जी, क्या करता है ये पूरे ग्रुप को रिड्यूस कर देगा बेंजीन में। तो ये सिर्फ बेंजीन बचा और 3 ब्रोमीन यहाँ पर बच गए, और यही फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिला। अब नाम अगर हम इसका देखें तो 1, 2, 3 बोल सकते, 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे यहाँ पर 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर नेमिंग भी बदल जाएंगी, यस 1, 2, 3 हो जाएगा, तो 4th विल बी द आंसर, 4th आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी इसके बाद आप जो भी फिजिकल पार्ट का डिस्कशन है वो करेंगे रिस्पेक्टेड विजय सर के साथ। तो एंजॉय करिए सेशन को। थैंक यू सो मच। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 68 देखिए जरा। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। देखो बेटा ये आपका अमोनियम कार्बामेट है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। 2 गैस बेटा अमोनिया और CO2 बन रही, Kp दी है। तो देखो बेटा ये सॉलिड है, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। T बराबर 0 पर बेटा इसका प्रेशर 0, 0। मान लो बेटा इक्विलिब्रियम पर बेटा PCO2 कितना डेवलप हुआ, लेट एट इक्विलिब्रियम PCO2 बेटा कितना डेवलप हुआ, P। तो बोलो बेटा अमोनिया कितना डेवलप होगा, 2P। बोलो बेटा Kp का फार्मूला P ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू बेटा P ऑफ CO2। तो देखो ये 2.9 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू बेटा ये क्या हो गया, 2P का स्क्वायर, और ये बेटा क्या हो गया, P, 4P क्यूब। ठीक, अब देखो बेटा इसको हम ऐसे लिख लें, 29 इंटू 10 की पावर -6 लिख लें। ठीक, तो बेटा इसको डिवाइड करें तो P क्यूब बेटा कितना आएगा, 4 लगभग 7.25 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, अब बेटा क्यूब रूट ले लो, 10 की पावर -6 का क्यूब रूट बेटा क्या होगा, 10 की पावर -2 होगा। अगर बेटा 9 होता तो ये 3 हो जाता, ठीक है ना। नाइन होता तो बेटा ये 3 हो जाएगा। अगर हम 2 ले लें तो 2 इन तो इसका आंसर बेटा 68 का फर्स्ट आ जाएगा। 7.25 का बेटा अगर 2 ले लें तो बेटा 8 होगा, तो 2 से थोड़ा कम ले लेते हैं तो लगभग बेटा 1.94 के आसपास आ जाएगा। 68 का आंसर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन एक मिनट,
एक मिनट, ये बेटा पार्शियल प्रेशर आया, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने बेटा क्या पूछा है, टोटल प्रेशर। पी टोटल बेटा क्या होगा, 3P होगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन पी टोटल बेटा क्या होगा, PCO2 प्लस P ऑफ अमोनिया। ठीक, तो बेटा ये देखो, ये P हो गया, ये 2P हो गया, टोटल बेटा 3P हो गया। 3 इंटू 1.94 इंटू 10 की पावर -2 करोगे तो ये 1957, तब बेटा आंसर 5.8 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बेटा सेकंड। फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमोनियम कार्बामेट गर्म कर रहे हैं, अमोनिया और CO2 बन रहा। इनिशियली बेटा दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या था, 0। बेटा एट इक्विलिब्रियम देखो CO2 बन रहा, अमोनिया बन रहा 2:1 के रेशियो में। मान लीजिए इसका पार्शियल प्रेशर P डेवलप हुआ तो बेटा इसका 2P डेवलप होगा, टोटल बेटा क्या होगा 3P। Kp का देखो बेटा ये फार्मूला है, हेट्रोजीनियस है तो ये फार्मूले में नहीं आएगा। Kp रख दिया बेटा, यहाँ से क्या निकाल लिया P, और चूंकि टोटल अगर बेटा केवल CO2 का प्रेशर पूछता तो ये आंसर होता, अगर अमोनिया का पूछता तो इसका डबल होता, टोटल पूछा है तो बेटा ट्रिपल हो गया। नेक्स्ट आइए बेटा, डेली इंटेक ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट 400 ml ऑफ 9% कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ ग्लूकोज टेकन बाय हिम पर आवर। तो देखो बेटा 1 घंटे में कितने मॉलिक्यूल लिया, तो पहले बेटा 1 डे में देखो कितना है, 1 डे मतलब 24 आवर, 24 आवर में बेटा 400 ml ले रहा, 400 ml का 9% बेटा निकाल लें। ठीक, तो देखो 2 0 कैंसिल, 36 ग्राम हो गया, इतने ग्राम ग्लूकोज लिया। ठीक, तो 36 को बेटा मोल में कन्वर्ट कर दें, 180 मोल लिया। ठीक, 36 अपॉन 180 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हो गया। ये बेटा किस में हुआ, 24 आवर में। आपको बेटा क्या चाहिए, पर आवर, तो पर आवर के लिए बेटा क्या करो, 36 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 180, इसको बेटा अब 24 से क्या कर दो, डिवाइड, 12 3 जा 36, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक, 9 ये हो गया 20, ठीक है ना। तो ये बेटा हो गया आपका, इसको 100 इंटू 10 की पावर 21 अपॉन 20 कर दो तो बेटा 5 इंटू 10 की पावर 21 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल। ठीक, तो इसका 69 का आंसर बेटा फर्स्ट। फिर से देखो, इन्होंने बेटा बोला कि एक पेशेंट 1 डे 400 ml ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेता है जिसकी ताकत 9% है, तो एक दिन में बेटा ग्लूकोज का इंटेक कितना है, 400 का 9% 36 ग्राम। तो बेटा ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लिया, ये 1 डे का बेटा मोल का इंटेक्ट हो गया। अब एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल का इंटेक्ट हो गया। ये 24 घंटे में, 1 घंटे के लिए बेटा डिवाइड कर दिया, 69 का फर्स्ट। अब आइए बेटा 70, देखो बेटा नर्स्ड इक्वेशन का क्वेश्चन है। ई सेल दिया है, ई नॉट सेल दिया है, आपको कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन पूछी, केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। देखो बेटा ये ऑक्सीडेशन ऑफ है, लॉस कितने का है 2, ये बेटा रिडक्शन ऑफ है, गेन कितने का है 2, तो बेटा 2 और 2 का एलसीएम 2। नर्स्ड इक्वेशन बेटा ई सेल इक्वल टू बेटा क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस .059 अपॉन n log Q। यहाँ पर बेटा देखो सेल रिएक्शन क्या होगी, FeCD डबल प्लस Fe डबल प्लस CD। ठीक, तो देखो बेटा ई सेल आपको कितना दिया है, -0.02, ये बेटा कितना दिया है, +0.04, -0.059/2 log Fe डबल प्लस 0.1 अपॉन बेटा x हो गया ये। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको इधर लाओ,
देखो ये बेटा 0.06 हो गया, इक्वल टू ये बेटा 0.06 इसको लिख सकते हो log 1/10x हो गया। ये देखो बेटा कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 1/10x log 1/10x बेटा कितना हो गया 2। तो 1/10x कितना हो गया 10 की पावर 2, एंटी लॉग ले लिया बेटा। तो x बराबर बेटा कितना हो गया 1/1000 हो गया। ये बेटा 10 की पावर -3m हो गया। ठीक, मैंने राउंड फिगर में लिया है, तो मैंने इसको राउंड फिगर में लिया है आपका। तो इसका आंसर बहुत क्लोज कौन सा है 10 के, 10 की पावर -3 के बेटा ये आ जाएगा 70 का आंसर 4th। फिर से देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा बेटा फर्क ये आ रहा है कि हमने 0.059 को या 0.06 ले लिया। फिर से देखो बेटा, ये आपकी बैलेंस रिडॉक्स है। यहाँ पर देखो बेटा Q का फॉर्मूला क्या है Fe डबल प्लस अपॉन CD डबल प्लस। ठीक, तो देखो बेटा ये आपकी नस्ट इक्वेशन, E सेल यहाँ रख दिया, E नॉट सेल यहाँ रख दिया, 0.059 n की वैल्यू 2 रख दी। ये बेटा Fe डबल प्लस की जगह देखो 0.1 रख दिया, CD डबल प्लस की जगह x रख दिया। ठीक, इसको बेटा इधर लाया 0.06 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आया। बेटा देखो इधर का लॉग एंटी लॉग 2 बेटा क्या होगा 10 की पावर 2। तो ये बेटा यहाँ आएगा तो 1/1000 10 की पावर माइनस, ये अप्रॉक्स है। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये लगभग बेटा 10 की पावर -3 है। नेक्स्ट आइए बेटा, हाउ मैनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट वुड बी नीडेड टू रिड्यूस एल्यूमिनियम इन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो बेटा 1 मोल, ये आपका बेटा 1 मोल है, ये टूटेगा तो एल्यूमिनियम बेटा क्या देगा ट्वाइस ऑफ Al++ 3SO4 डबल माइनस। तो 1 मोल से बेटा आयन कितना मिलेगा 2 मोल। फिर देखो बेटा एल्यूमिनियम कैथोड पे जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा Al। तो देखो बेटा 1 मोल Al++ को रिड्यूस करना है तो 3 फैराडे। आपके पास कितना है बेटा 2 मोल Al++ है, तो बेटा क्या हुआ 6 फैराडे। अब 6 फैराडे है तो 6 × 96500 कूलम, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 5.79 × 10 की पावर 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 6 5 30, 0 3 हो गया, 36 3 39 हो गया, 3 54 और 3 57। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 ये आ गया 5.7 ये आया। इसको लिख सकते हैं 5.79 × 10 की पावर 5 ये कूलम। ये ठीक, तो इसका आंसर बेटा 3rd। अगला आइए, रेट कांस्टेंट ऑफ न्यूमेरिकली सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट लॉ क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट है तो बेटा क्या होगा K × A हो जाएगा, K × A हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर है तो बेटा K × A का स्क्वायर होगा। थर्ड ऑर्डर है तो बेटा K × A का क्यूब हो जाएगा। देखो तीनों का रेट कांस्टेंट बेटा K सेम है तो हमने K1 K2 K3 नहीं लिखा, कौन सा करेक्ट है। अब बेटा A बराबर 1 ले लोगे, A बराबर 1 लोगे तो R1 बेटा क्या होगा K, R2 बेटा क्या होगा K, R3 भी बेटा क्या होगा K, यानी तीनों बेटा बराबर होगा। पहला ऑप्शन सही है। अब अगर A बेटा लेस देन 1 लेते हो, चलो 1/2 ले लो। ठीक, तो बेटा R1 क्या होगा K/2, R2 क्या होगा K/4,
R3 क्या होगा K/8। तो पक्की बात है, देखो सबसे बड़ा कौन होगा R1, ये भी ऑप्शन सही है बेटा। अब बेटा अगर आप a ग्रेटर देन 1 लेते हो, मान लो बेटा a बराबर 2 ले लो, तो R1 बेटा क्या होगा 2a, 2k हो जाएगा। R2 बेटा क्या होगा 4k, R3 बेटा क्या होगा 8k। तो अब देखो बेटा R3 ग्रेटर R2 ग्रेटर R1, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर बेटा 4th। फिर देखिए 73, ये भी काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन दी है, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक। तो देखो बेटा स्टेप 1 स्टेप 2 दे। स्टेटमेंट 1, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो मॉलिक्युलरिटी ऑफ फर्स्ट स्टेप इज 1 एंड ऑफ सेकेंड स्टेप इज 2। देखो बेटा यहाँ पर देखो कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई, इसके बेटा कितना है 2, मॉलिक्युलरिटी बेटा कितनी हो गई 2, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक और एक 2, तो बेटा आपका पहला स्टेटमेंट सही है। फिर O इज एन इंटरमीडिएट, देखो बेटा ये स्लो स्टेप है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक। देखो बेटा ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मेन रिएक्शन का बेटा पार्ट नहीं है। जो मेन का पार्ट नहीं होता उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। देखो ये क्या कह रहा, ओ गैस इज एन इंटरमीडिएट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज KO3O2। देखो यहाँ तक तो बेटा सही है। अब रेट कह रहा बेटा ये आएगा, चलो चेक कर लेते हैं जरा। इसमें बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, तो रेट इक्वल टू क्या होगा KO3 इंटू बेटा O हो जाएगा। अब देखो बेटा ये मेन का पार्ट है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये इंटरमीडिएट है, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए बेटा फास्ट में जाएंगे, फास्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O2 इंटू O अपॉन बेटा क्या होगा O3। तो यहाँ से जब हम O निकालेंगे तो क्या आएगा KCO3 अपॉन O2 हो जाएगा। इसको बेटा लाके यहाँ रखा, KO3 पहले से है, ठीक। ये बेटा रखोगे KCO3 अपॉन O2। तो देखो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट बेटा नया कांस्टेंट K डैश हो गया, O3 का स्क्वायर हो गया इंटू O2 की पावर -1। तो देखो ये बेटा ये जो रेट लॉ दिया है वही बेटा ये आ रहा ना, तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो देखो बेटा पहला मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड है, स्टेप 1 में 1 मोल दिख रहा है या 1 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्युलरिटी 1 यहाँ मॉलिक्युलरिटी 2, पहला स्टेटमेंट सही है। ओ बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये भी सही है। फिर देखो हमने सॉल्व करके रेट लॉ निकाला, ये भी सही है आपका, ठीक है ना बेटा। तो आपका आंसर 73 का 4। अब आइए 74, सिंपल बेटा टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का बेटा टाइट्रेशन किससे करा रहे हैं बेटा हम, Cr++ से। देखो Cr++ बेटा किस में जा रहा, CrO4 +3 से बेटा +6 में जा रहा, और जबकि H2O2 बेटा देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, O2 में जाएगा, -1 से 0। इसका n फैक्टर बेटा कितना हो गया 2। कैसे आया, 1 के लिए चेंज 1, 2 के लिए बेटा 2, इसके लिए n फैक्टर बेटा कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ बेटा 1 है। अब आइए वॉल्यूमेट्रिक में बेटा एक ही फार्मूला है, N1V1 बराबर N2V2। अब देखो बेटा आपको मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी पूछी है, तो इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट, नॉर्मेलिटी बराबर N इंटू मोलैरिटी, N2M2V2। अब आइए बेटा इधर हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, इधर बेटा Cr++ है, ठीक। अब देखो बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड का n फैक्टर 2, ठीक है ना। मोलैरिटी बेटा M1 निकालनी है, वॉल्यूम V1 बेटा कितना 20, N2 बेटा इधर कितना है 3, मोलैरिटी बेटा 0.05, वॉल्यूम बेटा 40। तो देखो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक। अब बताओ बेटा आंसर क्या आएगा।
74 का आंसर बोलो। देखो ये बेटा 40 40 कैंसिल हो गया, तो बेटा m1 क्या हुआ 3 इंटू 0.05, आंसर बेटा क्या हुआ 0.015। बहुत सिंपल, 74 का आंसर फर्स्ट। ठीक है भाई, तो सिंपल है बेटा कि जब भी टाइट्रेशन का क्वेश्चन हो N1V1 बराबर N2V2, मोलैरिटी दिए तो बेटा मोलैरिटी में कन्वर्ट कर देना। यहीं पर बेटा अगर एक का ग्राम दिया होता, दूसरे का ग्राम पूछ रहा होता, तो ग्राम के टर्म्स में बेटा ग्राम नॉर्मेलिटी इक्वेशन या ग्राम इक्वलेंट W1/E1 बराबर W2/E2 कर देते। फिर देखो बेटा वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड बेटा एक वीक एसिड है, तो याद रखो वीक एसिड है, मोनोबेसिक है, इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा क्योंकि बेटा डिसोसिएट होती है, और 2 से कम होगा क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं होती। अगर कभी बेटा इस तरीके का ऑप्शन हो तो यहाँ एक्चुअल सॉल्व करना है। तो देखो बेटा डिसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर 1 + α(n-1), तो देखो बेटा एसिटिक एसिड बेटा किसमें डिसोसिएट होती है, एसीटेट आयन और बेटा H+ में। तो एक मॉलिक्यूल कितने आयन दे रहा बेटा 2, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर बेटा 1 + α हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये बेटा वांट ऑफ फैक्टर 1.04 दिया है, इधर 1 + α, अल्फा बेटा कितना आया 0.04। क्या पूछा है डिग्री, अच्छा चलो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लें। अल्फा बेटा क्या आ गया 0.04। अब आपसे बेटा अल्फा नहीं पूछ रहा, अगर अल्फा पूछा होता तो आंसर परसेंटेज में 4% हो जाता, लेकिन बेटा ये नहीं पूछा। आपसे बेटा क्या पूछा पीएच, पीएच के लिए बेटा क्या चाहिए H+। वीक एसिड में H+ क्या होता है C-अल्फा, C बेटा देखो कितना दिया 0.01, अल्फा कितना है 0.04, ये बेटा कितना हो गया 4 × 10⁻⁴, H+ हो गया। pH बेटा क्या हो गया 4 - log4, log4 की वैल्यू बेटा 0.6, आंसर बेटा 3.4। तो 75 का सेकेंड। ठीक है बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। देखो बेटा आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक बेटा देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का है, दूसरा बेटा आपका शुगर का है। तो आप सबको मालूम है शुगर बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वांट ऑफ फैक्टर 1, और देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बेटा 100% डिसोसिएट है, तो वांट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ आयन के बराबर। अब बेटा इसके लिए डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखे, तो I × KF × M। यहाँ बेटा क्या रख दिया 5 KF की जगह बेटा KF, मोलैरिटी देखो कितना दिया बेटा 0.01, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आइए बेटा इसमें आते हैं, डेल्टा TF I × KF × M, ये बेटा देखो 1 हो गया, ये KF हो गया, और ये बेटा मोलैरिटी आपको निकालना है, इन्होंने X दिया। अब देखो ये कह रहे हैं बेटा दोनों का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसका रेशियो 1:1 है, सेम है, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर है। इक्वेट कर दो बेटा, तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ 5 × KF × 0.01, इधर बेटा क्या हुआ 1 × KF × X, KF कैंसिल, X बराबर बेटा कितना आ गया 0.05। तो 76 का आंसर बेटा थर्ड। आइए बेटा 77, देखो बेटा PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 + Cl2 में। क्या पूछ रहा है बेटा इसका वांट ऑफ फैक्टर I बराबर 1 + α(n-1)। देखो बेटा एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं 2, तो 1 + α बेटा या 2 - 1, तो वांट ऑफ फैक्टर बेटा देखो क्या हुआ 1 + α हुआ। अब अगर आपको बेटा अल्फा पता चल जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। अल्फा बेटा नहीं दिया इन्होंने, अल्फा के लिए उन्होंने वेपर डेंसिटी दिया। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा D - स्मॉल d अपॉन स्मॉल d। D बेटा क्या होता है वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। बिफोर डिसोसिएशन बेटा केवल क्या है PCl5
208.5 डिवाइड बाई 2 104.25। तो देखो बेटा यहाँ रखा 104.25, आपको बेटा ये कितना दिया है 100, नीचे बेटा 100 कितना आ गया 0.0425, ये बेटा अल्फा आ गया। इस अल्फा को बेटा यहाँ रख दिया 1 प्लस 0.0425, आंसर बेटा क्या हो गया 1.0425। फटाफट जरा बता दीजिए आंसर 4। नेक्स्ट देखिए बेटा बफर सॉल्यूशन है। देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, वीक बेस और उसका बेटा कॉन्जुगेट एसिड NH4+, ठीक है ना। तो देखो ये बेसिक बफर है बेटा, बेसिक बफर। तो बेसिक बफर है तो बेटा pH देखो कितना है 8.26। तो बोलो बेटा POH क्या होगा 14 माइनस 8.26 5.74, ठीक है ना। अब यहाँ देखो PK दिया है, आप सबको मालूम है PK प्लस PKB बराबर 9.26। तो यहाँ से बेटा PK देखो 9.2 सॉरी ये बेटा 14 होता है, आपको देखो 9.26 दिया है प्लस PKB इक्वल टू बेटा 14। तो यहाँ से PKB निकाल लो, क्योंकि बेसिक बफर है PKB की जरूरत पड़ेगी 4.74 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोल कितना है, इसका देखो बेटा मोल कितना है, मोल 500 इंटू 0.01 अपॉन 1000, ठीक है ना। 500 इंटू 0.01 अपॉन 1000, तो ये बेटा हो गया 0.01/2 या 0.005 हो गया आपका, ठीक है ना। 0.005 हो गया ये किसका मोल है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब आइए बेसिक बफर का बेटा क्वेश्चन है, तो POH इक्वल टू बेटा PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। यहाँ सॉल्ट का मतलब बेटा अमोनियम आयन से है, बेस का मतलब बेटा NH4OH से है। तो यहाँ पर देखो बेटा 5.74 रखा, 4.74 हुआ प्लस लॉग सॉल्ट बेटा मान लो X है, बेस बेटा कितना है 0.005। अब इसको बेटा इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1 इक्वल टू बेटा क्या हुआ लॉग x अपॉन 0.005। तो x अपॉन 0.005 बेटा क्या आया एंटी लॉग 1 कितना हो जाएगा बेटा 10। तो x बराबर कितना आया 0.05 मोल। ये 0.05 मोल बेटा क्या आया अमोनियम आयन आया। जबकि बेटा आपसे क्या पूछ रहा अमोनियम सल्फेट, तो देखो क्लियरली बेटा क्या दिख रहा है अमोनियम सल्फेट 1 मोल NH4 होल ट्वाइज SO4 किसके बराबर है 2 मोल NH4 प्लस के, ठीक। तो देखो बेटा 2 से कितना बन रहा 1, 2 मोल NH4 प्लस से अमोनियम सल्फेट कितना बन रहा 1 मोल, ठीक है ना। तो 2 मोल NH4 प्लस बेटा 1 मोल अमोनियम सल्फेट। तो बोलो बेटा 1 से कितना होगा हाफ, 0.005 से कितना होगा 0.005/2 0.025 सॉरी 0.05 से कितना होगा 0.05/2 0.025, ये आपका आंसर है। फिर से देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम का बेटा बफर है, ये फार्मूला है POH बराबर PKB लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। देखो बेटा pH दिया था तो उससे घटा के pH निकाल लिया। कॉन्जुगेट सिस्टम में PK प्लस PKB बराबर 14 है, वहाँ से PKB निकाल लिया और बेटा इससे बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकाल लिया।
फिर बेटा फॉर्मूले में सॉल्व करके क्या निकाल लिए, अमोनियम आयन के मोल निकाल लिए। अमोनियम आयन के मोल कितने आए, 0.05। अब फार्मूला बेटा, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा, अमोनियम सल्फेट। बेटा क्या दिख रहा, 1 मोल अमोनियम सल्फेट बनाना है तो 2 मोल अमोनियम चाहिए। बेटा उल्टा करो, 2 मोल अमोनियम आयन से कितना, 1 मोल अमोनियम सल्फेट। 1 से कितना बेटा, आधा, 0.05 से बेटा कितना, 0.025। अगला आइए, देखो बेटा Hg2Cl2, बहुत लोग समझेंगे बेटा कि 2:2 है, नहीं, ये बेटा टूटता है Hg2 डबल प्लस 2Cl माइनस 1:2 का सॉल्ट है। KSP बोलो बेटा 4s³, कितना दिया है बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर -17। इसको बेटा लिख दो 32 इंटू 10 की पावर -18। ये बेटा 8 हो गया, क्यूब रूट लोगे 8 का क्यूब 2, ये हो गया 10 की पावर -6। 79 का बेटा थर्ड। अब आइए 80, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन दिया है। देखो क्या पूछा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। किसका बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इथाइलिन का। सबसे पहला काम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखो, फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। देखो बेटा तीनों फ्यूल है, तीनों का बेटा हीट ऑफ कंबस्टन दिया है। अगर हीट ऑफ कंबस्टन दिया है तो डेल्टा एच क्या होता है, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट। C2H4 का बेटा कितना है, -1409.5। फिर देखो बेटा हाइड्रोजन का कितना है, -285.6। ये बेटा हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का बेटा कितना दिया है, -1558.3। जोड़ घटा लो बेटा, इसका आंसर आ जाएगा -136.8। आंसर बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट आइए बेटा, देखो बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, nth हाइड्रोजन लाइक एटम में रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n²/z। अब आइए बेटा He+ के लिए, He+ के लिए बेटा कौन सी रेडियस है, He+ का रेडियस देखो कितना दिया है, सेकेंड वाला 105.8, 0.529। n बेटा कितना है सेकेंड, 2 का स्क्वायर, और z बेटा कितना होता है 2, तो ये हो गया 0.529 इंटू 2 हो गया। अब आइए जरा बेटा Li++ के लिए, Li++ के बेटा क्या पूछा है, रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड R3 0.529। लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, n²/z। थर्ड पूछा ना, 3 का स्क्वायर बाई 3 कर दिया, कितना बचा बेटा 0.529 इंटू 3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, डिवाइड करो बेटा 105.8 डिवाइड बेटा क्या हो गया R3 इक्वल टू बेटा 0.529 कैंसिल हो गया 2 इंटू 3। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो, Rn कितना आ गया 105.8 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, नहीं इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 105.8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो ये देखो बेटा ये लगभग 318 हो जाएगा, इसको 106 मान ले, 318, 318 को 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा 320 मान लो, तो 160 से थोड़ा सा कम। लेकिन देखो पिकोमीटर में है तो देखो बेटा ये वैल्यू सेम लग रही है, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में पिकोमीटर 81 का 4। फिर देखो 82, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल। देखो बेटा एक्वस सॉल्यूशन में 34.2 ppm बेटा है, तो देखो बेटा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बेटा कितना है 34.2 ppm। तो बोलो बेटा यहाँ पर सल्फेट आयन कितना होगा, सल्फेट आयन बेटा कितना होगा 3 इंटू 34.2 ppm। इसका बेटा मतलब क्या है, 1000 लीटर सॉल्यूशन कंटेन
3 इंटू 34.2 ppm। ppm अब इसका मतलब यहाँ ग्राम हो गया, ग्राम ऑफ सल्फेट, सॉरी एक मिनट, देखो एल्युमिनियम सल्फेट बेटा 34.2 ppm है, इसका मतलब क्या है 1000 लीटर 34.2 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक बेटा, अब देखो बेटा इसको बेटा मोल में कन्वर्ट करें तो 34.2 अपॉन 342 मॉलिक्यूलर वेट है इसका। ठीक, ये बेटा आया 0.1 मोल। तो देखो 1000 लीटर में बेटा 0.1 मोल, व्हाट इज मोलैरिटी, 1 लीटर में मोल 0.1 अपॉन 1000, ये बेटा हो गया 10 की पावर -4 मोल। ठीक, ये मोलैरिटी बेटा किसके रिस्पेक्ट में आई, एल्युमिनियम सल्फेट के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको देखो बेटा किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, सल्फेट आयन। तो देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बेटा कितना आया 10 की पावर -4, ये किस में टूटेगा, ट्वाइस Al ट्रिपल प्लस 3SO4 डबल माइनस। अगर एल्युमिनियम आयन का पूछता तो बेटा 2 टाइम्स हो जाता, आपसे सल्फेट का पूछा है तो बेटा 3 टाइम्स। आंसर फर्स्ट। फिर से देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ppm, 34.2 का मतलब 34.2 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट इज प्रेजेंट इन 1000 लीटर। व्हाट, तो देखो बेटा ये ग्राम है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, 1000 लीटर में इतने मोल, 1 लीटर में बेटा इतने मोल, ये मोलैरिटी है एल्युमिनियम सल्फेट के रिस्पेक्ट में। अगर एल्युमिनियम आयन के रिस्पेक्ट में पूछता तो डबल, सल्फेट है तो बेटा ट्रिपल। फिर देखो बेटा किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन कब होता है, जब बेटा प्रोडक्ट 1 मोल बने और किससे बने, एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म। देखो बेटा ये गलत है, क्यों, CO2 2 मोल बन रहा है इसलिए गलत है, CO से बन रहा है इसलिए गलत। यहाँ देखो ये 1 मोल बन रहा है लेकिन बेटा ये स्टेबल फॉर्म ने इसलिए गलत। यहाँ देखो ये 1 मोल बन रहा, ठीक है ना, हाफ H2 गैस हाफ Br2 बेटा लिक्विड होता है, Br2 की स्टेबल फॉर्म लिक्विड होती है, इसलिए बेटा ये गलत है। सही कौन है बेटा, फर्स्ट। देखो HCF4 गैस, जिनॉन नेचर में बेटा मोनो एटॉमिक है, फ्लोरीन बेटा डायटॉमिक है और गैस। 83 का आंसर फर्स्ट। फोर्थ बेटा गलत क्यों है, क्योंकि याद रखो फ्लोरीन और क्लोरीन बेटा गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, देखो इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट। तो देखो बेटा Fe2C2O4 का होल थ्राइस, ये किसका काम कर रहा बेटा, ये किसका काम कर रहा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्ट बेटा किससे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ पर बेटा फेरिक है, यहाँ पर बेटा ऑक्सलेट +3 के फॉर्म है। फेरिक देखो बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके बीच में बेटा रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ फेरिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट बेटा केवल कौन करेगा, ऑक्सलेट। देखो आपका फेरिक बेटा एज इट इज रहा, रिएक्ट कौन करेगा, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट किस में ऑक्सीडाइज होता है, CO2 +4। तो देखो बेटा एक कार्बन के लिए चेंज 3 से 4, 1 का चेंज हुआ। यहाँ देखो कितने कार्बन है, 3 2 जा 6, n फैक्टर बेटा 6, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6। ठीक, फिर से देखो फेरिक ऑक्सलेट है, फेरिक ऑक्सलेट में बेटा आयरन +3 में है, आयरन +3 में है तो बेटा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करे, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ फेरिक एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। फेरिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नो चेंज, हाईएस्ट में ऑलरेडी है। ऑक्सलेट पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सलेट बेटा ऑक्सीडाइज होता है किसमें, CO2 में। यहाँ ऑक्सलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +3, कार्बन डाइऑक्साइड +4, चेंज कितने का, 1। ठीक है ना, चेंज बेटा कितने का, 1। तो एक के लिए चेंज 1, पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन कितने, 6, टोटल चेंज बेटा 6, m/6। और यही क्वेश्चन अगर बेटा फेरस ऑक्सलेट होता,
तो यहाँ देखो +2, यहाँ +3, फेरस बेटा किस में जाता, फेरिक, ऑक्सिलेट किस में जाता, CO2, तब बेटा आयरन का चेंज होता, आयरन के लिए चेंज कितना 1, ऑक्सिलेट के लिए देखो 1 के लिए 1, टोटल के लिए बेटा 2, टोटल कितना हो जाता 3, तब बेटा M/3 होता। फेरस याद भी कर लो, फेरस ऑक्सिलेट का N फैक्टर 3 होता है, फेरिक ऑक्सिलेट का 6 होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा 84 तक बेटा देखो हमने कर दिया, 85 ऑनवर्ड 100 तक बेटा MS सर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। आइए MS सर। चलिए बेटा, हम लोग FST 58 कंटिन्यू करते हैं। शुरू में क्वेश्चंस कोमल मैम ने किया, उसके बाद आप विजय सर के साथ थे, और इस FST का अंतिम डिस्कशन आप हमारे साथ कर रहे हैं। तो विजय सर ने क्वेश्चन नंबर 84 तक कर दिया था बेटा, 85 से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है 85 में कि द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइट्स इज ड्यू टू। अब देखो, इसमें क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहीं नहीं दिया गया कि किसी से तुलना कर रहे हैं, लेकिन बेटा जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो यूजुअली इस क्वेश्चन से अगर एक सेंस लेना चाहें तो इसका मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे होंगे, लैंथेनाइट से। तो अगर हम लैंथेनाइट्स की बात करें तो लैंथेनाइट्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन मिलता है वो क्या मिलता है, 2, फिर क्या मिलता है 3, फिर क्या मिलता है 4, और सबसे कॉमन क्या हो जाती है, +3। लेकिन अगर एक्टिनाइट्स की बात करें तो एक्टिनाइट में जो सारे ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन मिलता है वो क्या मिल जाता है, +3, +4, +5, +6, +7। तो यही ये पूछ रहे हैं बेटा कि रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइट्स। आखिर एक्टिनाइट्स में इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन क्यों हो जाता है? अगर हम इससे तुलना करके क्वेश्चन लैंथेनाइट की बात करें तो लैंथेनाइट में इतना क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तुलना करके जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, ये PYQ में है क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या देते हैं बेटा, चूंकि एक्टिनाइट्स के केस में अगर हम वैलेंशियल की बात करें या उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, तो वो कौन से लोग होते हैं, 5F, 6D और 7S। इन तीनों सब सेल की एनर्जी करीब करीब समान होती है, और अगर इनकी एनर्जी करीब करीब समान होती है तो इन तीनों के इलेक्ट्रॉन्स इक्वली बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम कंपेयर करें लैंथेनाइट्स के केस में, जहां 4F, 5D और 6S की आप बात करते हो, तो यहाँ एनर्जी का डिफरेंस, जो समानता यहाँ है उतना समानता नहीं है, बल्कि यहाँ अंतर ज्यादा होता है। इसीलिए इन तीनों सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स इक्वली इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में, इसलिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम। तो मान लो तुलना करके नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो भी हम क्या बोलेंगे, इफ 5F, 6D और 7S लेवल हैविंग नियरली इक्वल एनर्जी, इसलिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है एक्टिनाइट्स में। ठीक, चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये तो बेटा यूके कॉपर कॉइन्स, यूके सिल्वर कॉइन्स, ये तो जब यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ DNF ब्लॉक एलिमेंट्स NCERT के बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे तो यूज में शुरुआत ही यहीं से हुई है, यूके सिल्वर, यूके कॉपर कॉइन्स को लेकर के। तो बेटा ये फैक्चुअल है कि यूके कॉपर कॉइन्स क्या होते हैं, कॉपर कोटेड स्टील होते हैं यूके कॉपर कॉइन्स। अगला है ए वेल नोन एलॉय ऑफ मिस मेटल। बेटा जी अगर लैंथेनाइट्स की बात करें तो लैंथेनाइट्स का जब आप NCERT पढ़ेंगे तो NCERT लिखा अ सिंगल बेस्ट यूज, एक सिंगल कॉमन यूज अगर लैंथेनाइट्स का है तो क्या NCERT ने लिखा, इस एलॉय को बनाने में। इस एलॉय में क्या होता है, लैंथेनाइट्स होते हैं 95%, आयरन होता है बेटा 5%। ये तो मेजॉरिटी 100% ये हो गई। इसके अलावा इसमें दो मेटल्स पाए जाते हैं, एक कैल्शियम होता है, एक एल्यूमिनियम, और दो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, एक सल्फर होता है और एक कार्बन। ये कंपोजिशन जो है इसे क्या बोलते हैं, मिस मेटल। तो देखा जाए तो 100% तो यही हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रेस है, इंप्योरिटी के रूप में थोड़ा बहुत पाए जाते होंगे कहीं हल्का फुल्का। तो पूछ रहे हैं कि किससे बना होता है, तो देख लो भैया ये तो दे ही रहे हैं कि Ln 95%, इसके अलावा हमको तलाशना बेटा। तो क्या मिलेगा, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और क्लोरीन। कॉपर होता ही नहीं है, कॉपर होता ही नहीं है, कॉपर होता ही नहीं। लो एक ही आंसर मिल गया फिर आपको फोर्थ, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आयरन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन,
विच आर द फॉलोइंग लैंथेनाइड शोज एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा जी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिया है एबनॉर्मल लो थर्ड वैल्यू के लिए। क्या क्या दिया है? La लैंथेनम दिया है, Gt गैडोलिनियम दिया है और ल्यूटीशियम, में 3 दे रखा है एनसीईआरटी ने कि जिनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है लैंथेनाइड्स की केवल बात कर रहा है, सिर्फ लैंथेनाइड्स की बात कर रहा है ना। यानी एनसीईआरटी जो लाइन लिखा है कि इन 3 की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनल रूप से बहुत कम हो जाती है, क्वेश्चन उनकी बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि नहीं भाई लैंथेनाइड्स में बताओ किसकी। तो बेटा जी अगर लैंथेनाइड्स की बात करें तो लैंथेनम तो लैंथेनाइड है नहीं, ये तो डी ब्लॉक का मेंबर होता है। तो लैंथेनाइड्स में सिर्फ क्या है? गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम है। लैंथेनम को पढ़ते लैंथेनाइड्स के साथ जरूर है क्योंकि प्रॉपर्टी समान होती है, लेकिन लैंथेनम लैंथेनाइड्स नहीं है, वो डी ब्लॉक का मेंबर है, राइट। तो अब हमारे पास क्या बच गया? अगर हम लैंथेनाइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या बच गए? 2 बच गए, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम। तो देख लो भैया गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम कहाँ? फर्स्ट आंसर है ना। अब यहाँ देखो गैडोलिनियम ये तो सही हो जाता है, लैंथेनम हो नहीं सकता, ये देखो फिर लैंथेनम नहीं हो सकता, ल्यूटीशियम सही हो जाएगा और यूरोपियम तो होता ही नहीं। तो फिर आंसर हमारा कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट। H2 प्लस एंड H2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर इज दिस करेक्ट? अच्छा बेटा जी अगर हम H2 प्लस की बात करें या H2 माइनस की बात करें और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें 0.5 है, तो हम लोग बोलते हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन एक चीज और बोला जाता है, अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर समान हो जाए तब क्या करेंगे? तो हम बोलते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेसर विल बी स्टेबिलिटी। तो बेटा जी अगर तलाशें हम लोग तो यहाँ देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? सिग्मा 1s1। यहाँ बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। अब जरा देखो अगर H2 प्लस में बात करें तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन अगर H2 माइनस में बात करें तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर ग्रेटर द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो लेसर विल बी स्टेबिलिटी। यानी अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो नो डाउट दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन चूंकि H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो H2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा और H2 माइनस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगला बेटा ये भी उसी जो अभी मैंने आपसे बोला कि लास्ट में एनसीईआरटी ने दिया है यूजेज ऑफ डी एंड एवलॉग एलिमेंट्स, वहाँ आपको मिल जाएगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जब बात करते हैं तो उसमें एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो फोटो सेंसिटिव केमिकल होता है, और वो कौन सा होता है? सिल्वर का ब्रोमाइड, सिल्वर का ब्रोमाइड ना। अगला रूबी, बेटा जी जो जेम स्टोन्स की बात करते हो, जेम स्टोन रूबी है, सैफायर है, एमरल्ड है, तो इन सब में जेम स्टोन्स अगर बात करें तो जनरली केमिकली क्या होते हैं? Al2O3, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स की, और इसलिए उनका डिफरेंट कलर होता जाता है। तो अगर रूबी की बात करें खास करके तो एनसीईआरटी आप देखो दे रखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन ये डीएफ ब्लॉक में नहीं, कोऑर्डिनेशन वाले में एक ब्लॉक बना के एनसीईआरटी ने बेटा अलग से दिया है कि अगर रूबी की बात करते हैं तो रूबी में क्रोमियम पाया जाता है, और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। 92 कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा इसका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना और ऑर्डर बताना है। देखो भैया ये H2O हो गया और ये F2O हो गया, इधर ले लेते हैं F2O। अब बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं हम केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ लेते हैं? +2 माइनस लेते हैं, फ्रॉम +2 माइनस। तो आप बताओ ये प्लस है, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इधर ये हो गया। और आप बताओ ये लोन पेयर की जो पोलरिटी होगी ये कहाँ है? +2 माइनस, न्यूक्लियस प्लस और लोन पेयर माइनस, +2 माइनस। तो बॉन्ड की पोलरिटी और लोन पेयर की पोलरिटी दोनों को अगर देखें तो दोनों का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? ये क्या हो गया? म्यू बी, और ये कौन सा आ गया? म्यू एल, लोन पेयर। दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे। जबकि यहाँ देखिए +2 माइनस आपको लेना है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन कम, तो इसका मतलब +2 माइनस डायरेक्शन किधर आ गया? इधर, ये डायरेक्शन इधर। अब अगर हम म्यू बी देखें, बॉन्ड की पोलरिटी कहाँ आ रही? नीचे। जबकि अगर न्यूक्लियस के तुलना में लोन पेयर को अगर हम रिलेट करें तो इसका डायरेक्शन कहाँ आ रहा? ऊपर। तो म्यू एल की अगर बात करें तो म्यू एल का डायरेक्शन कहाँ आ रहा? ऊपर। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान दिया हो तो आपने पढ़ा होगा बेटा NH3 और NF3 के
डाइपोल मोमेंट को जब कंपेयर करते हैं NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है ज़्यादा और NF3 का क्या होता है कम। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, उसी पैटर्न, बस कुल कंपाउंड चेंज हो गए हैं। तो भैया किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ गया और किसका कम आ गया? आपको H2O का ज़्यादा हो गया, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर विच आर द फॉलोइंग, बेटा यह भी उसी यूज में से है। जब यूजेस की बात करोगे DNF ब्लॉक, उसी एक पेज की, हमको लग रहा है हार्डली एक सवा पेज की हेडिंग है, और उसमें देखो 3 क्वेश्चन यहाँ आ चुके हैं। तो इसमें भी बेटा हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का एक्वस सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, और अगर गोल्ड की प्लेटिंग कर रहे होते तो Ag की तरह की जगह क्या आ गया होता? Au आ गया होता। ठीक, उसके किसी नॉर्मल साल्ट के एक्वस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में न इस्तेमाल करके इस कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सिल्वर प्लेटिंग, और गोल्ड के लिए सिल्वर की जगह क्या आ जाएगा? गोल्ड। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, अब देखो बेटा, अगर MnBr4-2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया तो इसका मतलब Mn में अगर देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D5S2 होता है। और अगर आपने +2 कर दिया तो ये 0 हो गया, तो D5 बच गया। अब अगर D5 बच गया और ब्रोमीन आपने साथ में लगाया, ब्रोमीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो अंदर तो कुछ इस्तेमाल करेगा नहीं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बाहर के 4 ऑर्बिटल को क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3। तो अगर ये ना भी देते ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ना ये ना देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5.9 Bm ना देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर आ जाता। क्या हो गया? sp3। ये भी बेटा जब आप बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, बॉन्डिंग मतलब केमिकल बॉन्डिंग नहीं, जब आप कोऑर्डिनेशन में बॉन्डिंग इस्तेमाल कर बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे NCERT से, तो शुरू में NCERT कहती है कि कॉम्प्लेक्सेज में बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाने के लिए 3 थियरीज का इस्तेमाल किया जाता है। लीगेंड फील्ड थियरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, क्रिस्टल फील्ड थियरी है। इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। हाँ, जिसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ MOT है और CFT है। हाँ, LFT क्या NCERT ने जिक्र तो किया है, लेकिन NCERT ने सिर्फ जिक्र भर किया बेटा, इसके बारे में कुछ नहीं दिया, इसको हम लोग क्लास में पढ़ते भी नहीं है। लेकिन अगर पूछा गया कि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए किन थियरीज की हेल्प लेते हैं या किन थियरीज की जरूरत पड़ती है, तो इन तीनों थियरीज की जरूरत पड़ती है। कह रहे हैं कौन सा आइसोमर शो करेगा? बेटा जी देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं। अब आप बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ दे रखा है, तो कह रहे हैं कौन कौन सा? पहला है ज्योमेट्रिकल, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्टिकल, चौथा आयनाइजेशन। चूंकि न्यूट्रल है, काउंटर आयन है नहीं, तो आयनाइजेशन हो नहीं सकता। ठीक, ऑप्टिकल अगर शो करना है तो ये कंडीशन कौन है? Ma3B3 है, और ये कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमर शो करती नहीं है, ये भी चला गया। ठीक, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करने के लिए क्या है? केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होना चाहिए, ऐसा है नहीं, इसलिए कोऑर्डिनेशन शो नहीं करेगा। तो बचा क्या? सिमेट्रिकल। हाँ, अगर इसी में कहीं एक और ऑप्शन आपको दे दिया जाता, लिंकेज, तो देखो चूंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड है इसलिए यह क्या करता? लिंकेज आइसोमेरिज भी शो कर सकता था, लेकिन लिंकेज ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिर्फ एक बेटा आपका बच गया ज्योमेट्रिकल। और ज्योमेट्रिकल की अगर बात करें तो बेटा ये कंडीशन कौन सी है? Ma3B3। और आप जानते हो A3B3 की बात करते हो तो ये क्या करते हैं? फेसियल और मेरिडाइनल, फेसियल और मेरिडाइनल आपका आइसोमर्स मिल जाएगा इस कंडीशन में। ये भी बेटा जब आप पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे NCERT से, तो क्लास में पढ़ाते समय तो हम लोग बोलते हैं इसका कोई यूज भी नहीं होता, हम लोग इस रिलेशन को डिस्कस भी नहीं करते। लेकिन हाँ, जब आप NCERT पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ हेडिंग दी गई है, तो पेज के सबसे नीचे आप देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैथमेटिकली देखें एक दूसरे से रिलेट कैसे होती है ना, तो उसके लिए एक इक्वेशन दी गई है। ये फिर याद रखने वाली चीज़ है कि मान लो चूंकि NCERT ने दे रखा है, क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बराबर देखो -AE इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। तो ये बेटा याद करने वाली चीज़ है। AB3E2 टाइप, बेटा देखिए AB3E2, ये E2 मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर की बात हो रही है। E2 का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर की बात हो रही है। तो देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर कितने हैं? 2, तो बेस 5 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3d। और हम जानते हैं अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो लोन पेयर अगर देखा जाए तो कहाँ जाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे।
इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है। क्यों? फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को कम करने के लिए लोन पेयर कहाँ जाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक, तो यहाँ देख लो भैया, दो हैं, चूंकि E2 है तो दोनों लोन पेयर कहाँ जाएंगे? एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल पे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक इक्वेटोरियल, हाँ दोनों इक्वेटोरियल पे जाते हैं, एक्सियल होता ही नहीं, नन ऑफ दीज कोई मतलब नहीं है, तो कहाँ चले जाएंगे बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इन विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन? बेटा जी देखिए, सिग्मा में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। सिग्मा स्टार की अगर बात करें, सिग्मा स्टार, तो इसमें एक नोडल प्लेन होता है। क्यों? क्योंकि जब सिग्मा स्टार आप बनाते हो तो ये बन जाता है, ये फिगर बनता है, तो ये आपको क्या मिल जाता है? नोडल प्लेन। अगर पाई की बात करते हो बेटा, तो पाई में नोडल प्लेन होता है। क्यों? एक ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ये नोडल प्लेन मिल जाता है। और पाई स्टार की अगर बात करते हो तो दो दो नोडल प्लेन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो फिगर कुछ ऐसे मिल जाता है आपको, तो एक नोडल प्लेन ये और एक नोडल प्लेन ये हो जाता है। पूछ रहे हैं कि किसमें नोडल प्लेन नहीं होगा, तो सेकंड और थर्ड नहीं, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसमें नोडल प्लेन नहीं होगा। सिग्मा में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड? बेटा जी एस ऑर्बिटल कभी भी कहीं भी किसी से बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड। पी ऑर्बिटल अगर एक्सियल ओवरलैपिंग करे, सिग्मा, अदरवाइज पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहीं भी कभी भी किसी से बॉन्ड बनाए तो सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब आओ देख भैया, अब अगर इधर कुछ भी दिया जाता क्या फर्क पड़ता? हम कहते हैं इधर sp3 देके पी देते तब भी आंसर वही होता। ठीक, तो यहाँ भी देख लो यस है, ये भी यस है, ये भी हाइब्रिड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्थ, सारे के सारे। ठीक, तो चलिए बेटा, ये आपका FST 58 का डिस्कशन पूरा हुआ। आई होप पेपर आप लोग का अच्छा हुआ होगा, और जमे रहिए, लगे रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए, युद्ध का समय बिल्कुल करीब आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।